हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो 2 सितंबर 2020 में जो इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं, सॉल्यूशन पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए रॉड इज हीटेड 0 to 10 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स लेंथ इज चेंज्ड बाय 0.2%। तो आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी। परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी मतलब डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल टू आपसे पूछा गया है, और गिवन है आपके पास डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 की वैल्यू आपको गिवन है 0.02%। तो ये सबसे पहले आपको गिवन है ना। तो इस गिवन रिलेशन से पहले हमें अप्रोच कर क्या होगा, हमारा ये हमारे पास गिवन है परसेंटेज चेंज इन लेंथ है ना 0.2%। अब हमारे पास है रिलेशन, यहाँ से आगे कैसे बढ़े है ना। तो हमें पता है कि अल्फा इज टू बीटा इज टू फॉर एनी आइसोटोपिक सब्सटेंस अल्फा बीटा गामा में ये रिलेशन होता है ना। 1:2:3 मतलब गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है ना। गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है। अब हमें पता है कि डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा। अभी मैं डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू मैं बता सकता हूँ आपको कि डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, वी गामा डेल्टा टी होगा। क्लियर है ना। तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू यहाँ से क्या होगा, गामा डेल्टा टी, गामा डेल्टा टी, डेल्टा वी इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। तो डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू गामा डेल्टा टी होगा। तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 की वैल्यू क्या होगा, गामा डेल्टा टी इंटू 100। अब गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है, 3 अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। क्लियर है 3। अब मुझे पता था कि डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 होगा कि नहीं होगा। अभी मैं आपको अच्छी तरह समझाया था। तो अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 की वैल्यू कितना दिया था, इसकी वैल्यू 0.02% दिया गया था है ना। तो इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 की वैल्यू। तो 3 इंटू 0.02 दैट इज इक्वल टू 0.06% है ना। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है। लेकिन एक आप सोच सकते हो कि यहाँ से कैसे रिलेशन आ गया है ना, कि पूछा गया तो डेल्टा वी बाई वी और उसमें वो रिलेशन पूछा गया, आप यहाँ से कैसे बोल रहे हो सर है ना। तो इसका भी लॉजिक है। इसका लॉजिक देखिए, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि ये यदि डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होगा है ना। इसका मैं लॉजिक आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए जैसे हमें पता है कि मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना। तो किसी डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, मास के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो मास तो चूंकि कांस्टेंट होता है तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, मास का डिफरेंशिएशन तो 0। और सपोज कीजिए कि मैं यूवी वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो रो डी वी मतलब वी वॉल्यूम है प्लस वी डी रो है ना, डी रो वी डी रो। तो यहाँ से आपके डी वी बाई वी की वैल्यू देखिए क्या आएगा, माइनस डी रो बाई रो आएगा है ना। यहाँ से परसेंटेज में भी वही रिलेशन आ जाएगा आपका। क्लियर है। तो यहाँ से ये रिलेशन भी आपको समझ में आना चाहिए। परसेंटेज में होगा तो एक ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा, यहाँ से आप रिलेशन निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम प्लस हुआ है तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे ये आपसे पूछा गया है, वो आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा गया है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू आई इंटू ए होता है। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू आई इंटू ए होता है। और ये आपका 4th चैप्टर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, 4th चैप्टर 12th क्लास 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, एम इक्वल टू आई इंटू ए। और ये काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी मिलता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं कि लूप को ब्रेक करते एज पे, जहाँ पे कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे देखिए लूप एज है ना, ये वाला एज है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं है ना, कि कंटिन्यूटी इसका बना रहे। तो एक में मैं करंट ब्रेक करके मैं इसमें करंट ऐसे मानूंगा, और एक तरफ से यहाँ पे जहाँ पे कनेक्ट होता है वहाँ पे हम लोग करंट को ब्रेक कर लेते हैं, जैसे कंटिन्यूटी बना रहे हैं है ना। तो एक मेरे पास फर्स्ट लूप ये बन गया और सेकंड लूप हमारे पास ये बन गया। और एम इक्वल टू आई इंटू ए मैग्नीट्यूड
मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, यदि कोई सर्कुलर लूप आई ऐसे है और ये हॉरिजॉन्टल कॉइल है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये कॉइल यदि हॉरिजॉन्टल है तो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसी तरफ मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होता है। तो फर्स्ट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन यदि ध्यान से देखिएगा तो डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड आएगा। और सेकेंड लूप का यदि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देखिएगा तो लेफ्ट में आएगा, है ना। तो सपोज कीजिए इसका m1 है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन m2 है, तो उसका क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है, सब कुछ वैल्यू सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही सेम होगा, m होगा। और यदि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, यदि रिजल्टेंट जो होगा वो उनके बीच को डिवाइड करेगा एंगल को, तो वो ध्यान से देखिएगा। तो वो यदि ये इस तरफ के वेक्टर को यदि मैं -j बोलूँ और उस तरफ के वेक्टर को मैं -i बोलूँ, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा -i और -j की तरफ होगा, है ना, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो आपको ध्यान से दिखाई देगा कि एक ही वेक्टर है जो -i और -j की तरफ है। तो दिस इज योर सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो इजी वे में इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, कंसेप्ट क्लियरली होना चाहिए था कि मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू I इंटू ए होता है, यहाँ से इजी वे में किया जा सकता था, है ना। और यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करना भी चाहते हैं तो आप I इंटू ए करके कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ना। -j वेक्टर -i m1 और m2 की वैल्यू निकाला गया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपका AB बनेगा, है ना। देख लीजिए, यहाँ से भी इस क्वेश्चन को इजी वे में किया जा सकता है, ठीक है। इसमें डायरेक्टली मैं दो डायरेक्शन के वेक्टर के डायरेक्शन से मैं सीधे कर दिया, है ना। यहाँ से भी आप इजी वे में कर सकते हैं, एरिया वेक्टर I इंटू ए वेक्टर, है ना, वहाँ से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन जो है यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन है ना। यूनिट डायमेंशन हर से क्वेश्चन में आया हुआ, पिछले शिफ्ट में भी यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन आया था, उसमें डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। उसमें सिम्प्लीफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत हमें थी नहीं, ठीक है। तो एक एरिया दिया गया है, टाइम दिया गया है और मोमेंटम, इनको यदि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिया जाए तो फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द एनर्जी। तो कोई भी नहीं, हम लोग को बस जो हम लोग जैसे मेथड अप्लाई करते थे, एनर्जी इक्वल टू इनको लेना है, तो a टू द पावर a, टाइम टू द पावर b एंड मोमेंटम टू द पावर c ले लीजिए, है ना, मोमेंटम टू द पावर c। अब यहाँ से हम लोग सब कुछ एरिया पता है, टाइम पता है, मोमेंटम का फार्मूला p इक्वल टू mb होता है। यहाँ से वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला बहुतों को पता हो कि एनर्जी मतलब कोई भी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो भी आपको पता हो, एनर्जी का डायमेंशन तो सेम होता है। वहाँ से आप 11th क्लास में बहुत अच्छी तरह से करे हैं, डायमेंशन एनालिसिस करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे एनर्जी को आप लिया गया है a पावर a t टू द पावर b p पावर, फिर एनर्जी का डायमेंशन पुट किया गया है और फिर कोफिशिएंट को क्या कर लिया गया है, जो पावर होता है उनका कोरिलेट करके आंसर फाइनली आपका बन जाता है, ये है ना। तो फाइनली आपका आंसर ये बन जाएगा। तो इट वाज नॉट ए टफ क्वेश्चन, है ना। जो कंसेप्ट था, मैं आपको कंसेप्ट तो आपको बता ही दिया आप सबों को, क्वेश्चन इससे आता ही आता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन है, 8th चैप्टर 12th, है ना, 8th चैप्टर 12th। तो सारे चैप्टर से मिलाकर क्वेश्चन आया हुआ है। आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड मेरा यदि ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई, ये एक्स और ये एक जेड एक्सिस है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यदि एक्स जेड प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय वेक्टर E क्रॉस B। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B वेक्टर, है ना, E क्रॉस B वेक्टर। ये हमको कंसेप्ट ध्यान में पता होना चाहिए। तो बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर K एंड I माइनस J। तो फाइंड आउट द वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो एनर्जी प्रोपगेट किस डायरेक्शन में होगी, तो हम लोग को बस ये E क्रॉस B पे ध्यान रखना है। तो E क्रॉस B जिस तरफ होगा डायरेक्शन, उस तरफ ही एनर्जी ऑसिलेट कर रहा होगा। तो E क्रॉस B आपको निकालने का तरीका बहुत अच्छी तरह से पता है। E क्रॉस B का कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो गिवन वेक्टर का।
तो ई क्रॉस बी, तो ई क्रॉस बी मतलब के कैप क्रॉस आई माइनस जे। तो के क्रॉस आई आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि कैसे करते हैं, आई जे के, है ना। यहाँ से हम लोग इजी वे में कर पाते हैं, है ना। तो के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई आपको पता होगा के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई जे होगा, और के जे माइनस के क्रॉस जे माइनस आई होगा, है ना। कोई दिक्कत है, क्लियर है। तो डायरेक्शन तो आपको पता चल गया होगी कि क्या होगा, जे माइनस आई कहीं भी बस एक ही जगह मेरे को दिखाई दे रहा है, आई माइनस जे, है ना। कोई दिक्कत है, सॉरी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे के क्रॉस आई तो आपका जे बन गया, और माइनस चूँकि पहले लगा हुआ है, माइनस यहाँ पे माइनस के कारण माइनस लग गया, और के क्रॉस जे माइनस ऑफ माइनस आई, है ना, माइनस आई हो गई है ना। तो आई प्लस जे, तो मुझे पता चलेगा कि आई प्लस जे वेक्टर है, तो आई प्लस जे वेक्टर आपका सेकेंड ऑप्शन है ना। तो सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत है ना। सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, आई प्लस जे विल बी द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर सेकेंड, है ना। सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जे ई क्रॉस बी की जगह तो आपको आई प्लस जे वेक्टर मिलेगा, है ना। तो ई क्रॉस बी वेक्टर से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, बट होगा आपका आई प्लस जे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 करा है, ये तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है ना। तो a charge q distributed into two concentric sphere r and r respectively, if charge density of both the sphere is same then potential at the center will be, है ना। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों का सिग्मा सेम, चार्ज पर यूनिट एरिया सेम दिया गया है, वही आपसे क्वेश्चन में भी दिया गया है, चार्ज डेंसिटी, है ना। तो आपसे पूछा गया है कि पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल वर्सेज आर, यदि आपको ग्राफ पता हो कि पोटेंशियल वर्सेज सेल के लिए क्या होता है, तो आपको पता होगा कि ऐसे ग्राफ होता है ना, आर इक्वल टू आर पे, है ना। पोटेंशियल सेंटर से लेके स्फीयर के सरफेस तक का पोटेंशियल सेम होता है, फिर बाहर जाकर डिक्रीज होने लगता है ना। पोटेंशियल का फार्मूला होता है के क्यू बाई आर, इफ़ आर इज लेस देन और इक्वल टू आर होता है, और के क्यू बाई आर, आर ग्रेटर देन आर होता है, तो है ना, ये फार्मूला होता है सेल के लिए। अब देखिए, तो आपसे पूछा गया कि एट द सेंटर, तो एक इनर सरफेस के कारण पोटेंशियल और एक आउटर स्फीयर के कारण पोटेंशियल एट द सेंटर, है ना। तो के Q1 बाई आर प्लस के Q2 बाई आर, ये आपको पता है कि होगा, है ना। ये तो आपको पता है कि पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एट सेंटर विल बी इक्वल टू फर्स्ट के कारण प्लस सेकंड के कारण। तो फर्स्ट के लिए एक्सप्रेशन मैंने ये लिखा, सेकंड के लिए एक्सप्रेशन ये लिखा। अब Q1 और Q2 की वैल्यू आपको निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो Q1 इक्वल टू आपको पता है, Q1 इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा, एंड Q2 इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ से यदि चार्ज उस पर निकालना चाह रहे हैं तो क्योंकि सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो क्यू निकालना हो तो सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एरिया में आपका सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज, है ना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू कंसेंट्रिक स्फीयर, तो मतलब Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या है, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या है, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या है, Q है, और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू ये है आपके पास। तो इनकी वैल्यू इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों की वैल्यू पुट कर लीजिए वैल्यू, तो और एडिशन करके सब कॉमन ले लीजिए, तो 4 पाई सिग्मा कॉमन आ जाएगा, और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपको बच जाएगा इक्वल टू क्यू। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगा, और सिग्मा की वैल्यू आपके पास ये आ गया, देख लीजिए, सिग्मा इक्वल टू क्यू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ जाएगा। अब Q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू आपके पास आ गया है। Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से आने के बाद इक्वेशन, ये इक्वेशन थर्ड में इसको नाम दे देता हूँ, है ना। इस इक्वेशन थर्ड में आप वैल्यू पुट कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर VC इक्वल टू के Q1 बाई R1। तो सबसे पहले आपका मेन काम था कि सिग्मा की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो सिग्मा की वैल्यू आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है, Q 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वही काम यहाँ पे किया गया है। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आर प्लस आर स्क्वायर होगा, है ना। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, ए कैपिलरी ऑफ रेडियस दिस डिप्ड इन ए लिक्विड। तो यहाँ से देखते हैं कैपिलरी का क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कैपिलरी में क्या होता है ना। कैपिलरी में बहुत जो प्रिपरेशन के उनको तो पता होगी। ये आपको कॉन्टैक्ट एंगल होता है ना, ये आपको कॉन्टैक्ट एंगल होता है ना। टेंजेंट से ड्रॉ करने के बाद ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल होता है। कोई दिक्कत है? तो इसका फार्मूला आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या होता है ना। फार्मूला हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज का फार्मूला 2t cos थीटा बाई रो जी आर है ना, रो जी आर होता है। यहाँ से सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था है ना, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। सब कुछ आपके पास पता था, आपको सब कुछ दिया हुआ था, वैल्यू गिवन था है ना। जहाँ पे टी सरफेस टेंशन होता है, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आर जो होता है कैपिलरी का जो रेडियस होता है वो होता है ना। क्लियर है? इसको आप लोग मेनिस्कस बोलते हो है ना, मेनिस्कस बोलते हो, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास फाइनली आंसर ये हो जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, 11th से ये रिलेशन था है ना। इन ए गिवन देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, पोटेंशियोमीटर, कुछ कुछ टॉपिक है कि वो तो आपके आना ही है ना, कहीं भी बोर्ड हो चाहे जेई हो या नीट हो कहीं भी है ना। तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट फाई ए बी इक्वल टू वी ए बी बाई लेंथ होता है ना, लेंथ ऑफ ए बी है ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे करके पूछा गया, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस सोचना है ध्यान से। पर यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस तरह से प्रेशर ग्रेडियंट होता है, बहुत सारे ग्रेडियंट होते हैं है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है। अब एक यहाँ पे दिया गया है कि 1 वोल्ट का जो यहाँ पे सेल है वो बैलेंस्ड है ना, और इसका लेंथ आपको दिया गया है 51 सेंटीमीटर है ना। तो इतना लेंथ इसके क्रॉस जो सपोज कीजिए कि पॉइंट ए सी मैं मान लेता हूँ है ना, तो ए सी में जो पोटेंशियल, ए सी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1.02 वोल्ट के क्रॉस ही होगा। तो इस इतने लेंथ के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1.02 वोल्ट है। तो 50 पर यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वोल्ट को लेंथ से डिवाइड कर दीजिए तो विल गेट द आंसर। तो यहाँ से x इक्वल टू वो वोल्ट बाई 51, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर आया है क्योंकि लेंथ हमने 50 सेंटीमीटर में लिया हुआ है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स आपको, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ है ना। देखिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता है ना। जैसे जैसे आप आते हो तो एनर्जी डायग्राम में क्या होता है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हो तो इसकी आपको पता हो कि एनर्जी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, -13.6 Z² बाई n² का फार्मूला होता है ना। यदि कोई इलेक्ट्रॉन, यदि ये n इक्वल टू 1 है ना, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं ना, ठीक है। n इक्वल टू 2 इस तरह से, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 है ना, n इक्वल टू 5। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन यदि एनर्जी इमिट करते हैं, एनर्जी इमिट कर रहे हैं ना, एनर्जी इमिट करेंगे तो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे वो क्या करते हैं, फॉल करते हैं है ना, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी यदि वो गेन करते हैं है ना, एनर्जी वो गेन करते हैं तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप करते हैं है ना। लोअर एनर्जी स्टेट से वो कहीं भी हायर एनर्जी स्टेट पे जंप करते हैं है ना। ये कंसेप्ट है। और एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है कि किसी भी स्टेट का जो एनर्जी होता है वो -13.6 Z² बाई n² होता है। तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन के लिए दिया गया, हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n+1 टू स्टेट्स टू nth स्टेट है ना, मतलब हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है कि नहीं। देख लीजिए हायर टू लोअर में आ रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे तो एनर्जी क्या करेगा, ये इमिट करेगा है कि नहीं। तो देखते हैं, तो वही आपसे पूछा है कि इमिट फोटोन इज डायरेक्टली, तो एनर्जी किस फॉर्म में, एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी स्टोर इमिट करेगा। तो वहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या देखिए बनता है ना। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, हायर से लोअर है ना। तो एनर्जी इमिटेड मैं सीधे लिख रहा हूँ है ना, तो 13.6 Z² बाई n²
1/n+1 की होल स्क्वायर। सीधे मैं एनर्जी इमिटेड लिख रहा हूँ, है ना, एनर्जी इमिटेड की वैल्यू ये हो जाएगी। तो हाइड्रोजन के लिए तो Z1 होता है, तो 13.6 और n+1 का होल स्क्वायर, तो n² + 1 + 2n - n स्क्वायर एंड n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो -13.6 1 + 2n बाई n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि n इज मच ग्रेटर देन 1 है ना, n इज मच ग्रेटर देन 1 है, तो आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, n+1 की वैल्यू आप n बोल सकते हो, है ना। तो -13.6 और 1 + 2n में भी क्या बोल सकते हो आप, 2n उसको बोल सकते हो, और ये आपके n⁴ बन जाएगा, तो n³ हो गया। तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो एनर्जी जो होगा, इमिटेड एनर्जी है ना, एनर्जी इक्वल टू h न्यू होता है ना, तो इमिटेड फोटोन की जो एनर्जी होगी h न्यू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n³ आएगा, है ना। तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा गया था, तो फ्रीक्वेंसी h न्यू इक्वल टू, ये वैल्यू आपका जो आया हुआ है, तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n³ इज योर आंसर। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो फाइनली आपके पास आंसर 4 होगा, आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एज शोन इन द फिगर एज्यूम मीन पोजीशन एट x = 0। मीन पोजीशन पे, है ना, मीन पोजीशन एट x = 0। तो आपको ध्यान अच्छी तरह से पता होगा, तो काइनेमेटिक्स एसएचएम का इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन तो यही है, यहीं से सब कुछ हो जाता है ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω² x होता है ना। अब यहाँ से देखते हैं, है ना, ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शन है। नो फोर्स एक्टिंग एट t = 4, नो फोर्स इज एक्टिंग एट t = 4। तो पार्टिकल कहाँ पे आ गया है, x = 0 पे आ चुका है ना। देखिए ध्यान से, x उसका 0 हो गया है ना, मतलब एकदम मेन पोजीशन पे। तो x = 0 मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स उस पर, एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब फोर्स 0 है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा सही है ना, फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट 3t/4। तो 3t/4 वेलोसिटी, स्पीड कहाँ पे मैक्सिमम होता है, स्पीड कहाँ पे मैक्सिमम होता है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। ये तो आपको एसएचएम पढ़ते हो तो इतना तो आपको पता है कि एसएचएम में मीन पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो स्पीड 3t, देखिए t/4 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे, 3t/4 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट 3t/4, ये भी ऑप्शन सही है। एक्सेलरेशन एट t/4 इज मैक्सिमम, t/4 पे एक्सेलरेशन मिनिमम है। देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω² x होता है, तो x जब 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, है ना, मिनिमम होता है मीन पोजीशन पे, है ना, तो जो कि मैक्सिमम है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एट t/8, t/8। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, x = ±a/√2 पे बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड a/ पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होते हैं ना। इतना तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ना। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होते हैं, मतलब 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आता है मेन पोजीशन से। यदि पता हो कि ये 45 डिग्री पे दोनों आपस में बराबर होते हैं ना। 45 डिग्री मतलब t/8, कि 90 डिग्री रोटेट करने में आपको t/2 t/4 लगेगा, तो 45 डिग्री में t/8 लगेगा, क्योंकि पूरा रिवोल्यूशन t का है ना, तो 90 डिग्री जाने में लगेगा आपको t/4। ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल इक्वल टू t/8, तो आपका ऑप्शन डी भी सही है। तो ए बी डी आपका ऑप्शन सही है, सी केवल गलत है। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ए क्लोज्ड बॉक्स कंटेन इन रे आइडियल गैस इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज्ड विथ। तो इसमें बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है ना। तो मीन फ्री पाथ रिमेन्स सेम, फर्स्ट ऑप्शन है। मीन फ्री पाथ डिक्रीजेज, रिलैक्सेशन टाइम रिमेन्स सेम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं
मीन फ्री पाथ रिमेन्स सेम। मीन फ्री पाथ होता क्या है ना, मीन फ्री पाथ होता क्या है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूँ, है ना। ये गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये गैसेस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जिगजैग मोशन में मूव करते हैं ना। और सपोज कीजिए कि यहाँ पे है, तो एक कोलिजन करने से पहले, है ना, एक जैसे कि फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो बिफोर कोलाइडिंग वो जितने बिना कोलिजन के वो ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, है ना। अब मीन फ्री पाथ पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है ना, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, या बोलिए कि इनके बीच का जल्दी जल्दी वो टकराने लगते हैं, तो जल्दी जल्दी टकराएंगे तो उनके बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम था, रिलैक्सेशन टाइम होता है कंसेक्यूटिव टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि उनके बीच का कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होता है कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको पता होगा वो आसानी में कर दिया होगा। तो ए एंड सी आपके करेक्ट ऑप्शन है, तो ए एंड सी में आपके बस यही आंसर सेकंड है, तो आपका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 25 तक मैं आपको डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है।